नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार भले ही लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन दलितों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोंडा जिले से सामने आया, जहां दबंगों द्वारा दलित परिवार के घर को उजाड़ने, जमीन को कब्जा करने और उनकी पिटाई करने का मामला सामने आया है। वहीं दलित परिवारों पर अत्याचार और सितम ढाने वाले दबंगों को बचाने और मामलों की अनदेखी करने के आरोपियों ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। दलितों पर हुए अत्याचार का यह मामला थाना वजीरगंज व थाना परसपुर क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने दलित के घर को उजाड़ दिया और फूस के बने घर को भी उठा ले गए। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं वजीरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित परिवार के पट्टे की जमीन को दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाने गए, जहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और परिवार थाने का चक्कर लगाते रहे और अधिकारियों के चौखट का दरवाजा भी खटखटाते रहे, लेकिन ना ही न्याय मिल सका और ना ही न्याय का भरोसा, जिससे मजबूर होकर दलित पीड़ित परिवार ने गोंडा मुख्यालय पर आकर धरने पर बैठ गए। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही जिला अधिकारी नेहा शर्मा और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को मिली तो उन्होंने संबंधित थानों के थाना अध्यक्ष को तलब कर लिया और मामले को यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दे दिए। मामला यह है राजेंद्र बका दिए जी दिए फिर हम ना था अपन पट्टा दिए थे राजेंद्र बका दोबारा पट्टा हमारे पट्टा पर का दिया और बहुत कुछ दरखास्त हैं, बहुत मेयर भाव वकील हमारे को सुनवाई ना आई और हमारे जब तक कार रवैया ना हो जाए तब तक हम धरना बैठी रहे। नहीं तो ये कैसा पट्टा था जो इसको पट्टा कर दिया है? कौन है ये जिसने किया है? राजेंद्र वो प्रेमनाथ क्या है ये हरजन नहीं क्या कोई प्रधान उधान भी है? नहीं, प्रधान नहीं हुआ, प्रधान नहीं है, पहले प्रधान रहे, अब प्रधान नहीं। तो पट्टा किया किसने? वो नहीं की 2 चक्कर। आपके जो जमीन पट्टा थी उस जमीन को दूसरे के नाम से कर दिया? दूसरे के नाम से कर दिया। अब अपन पट्टा दे दी। तो धरने पे बैठकर क्या मांग कर रही हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि हमारी जमीन कब्जा मिला, हमारा मुकदमा लिखा, हमारा मरहा लाद लेगी, द्वारे पर से हमारा मरहा लाद लेगी। मरहा लादे के बाद में जो हम बोले तो हमको गाड़ी गुप्तारी दिया, मारा घिर रहा है 1 DCM भर के मन आए, 10-12 मोटरसाइकिल आए, मारी पीटिन गाड़ी दीन मरहा, फिर हमारा लाद ले गए, तार घेर लिहिन पर सीना लगाए दीन। जब हम बोलन फिर मारी पीटिन कहीं की सवेरे गन ये वो दरखास्त जब दे गन थाने पर तो दरोगा जी बैठाए रह गए, तो दूसरे से कोई से सिफारिश कोई की नहीं है, तब जाके हमका छोड़ेंगे मातारी को दूध रहे। हमारे पति घर पे नहीं रहे, जो हम बोले तो वही के खातिर से घिरा को मारी। बीते दिन कानपुर से भी जबरन जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया था, जहां चकेरी गांव के रहने वाले किसान बाबू सिंह यादव अपनी पत्नी बिटान, 2 बेटियां BSc फाइनल ईयर की छात्रा रूबी व इंटर की छात्रा काजल के साथ रहते थे। इसी गांव में रहने वाले उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव की माने तो बाबू सिंह के नाम अहिरवा में 6.5 बीघा जमीन थी। कुछ दलालों की उनकी जमीन पर नजर पड़ी तो बाबू सिंह को तरह के प्रलोभन देने लगे। जमीन के 6.29 करोड़ रुपए दिलवाने का भरोसा देकर श्यामनगर में रहने वाले एक भाजपा नेता से मुलाकात करवाई गई। धर्मेंद्र के मुताबिक इसी साल 18 मार्च को रजिस्ट्री कार्यालय में ले जाकर उन्हें 6.29 करोड़ की चेक देकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। आरोप लगाया कि कुछ देर बाद बाहर ले जाकर चेक वापस ले लिया और कहा दूसरी चेक देंगे। इसके बाद उन्हें टहलाना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत लेकर वे पुलिस प्रशासन के पास भी गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जमीन का कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया, मामला विचाराधीन था। इसके बाद भी आरोपी भाजपा नेता ने जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी। करोड़ों की जमीन हाथ से निकल जाने से आहत बाबू सिंह ने खुदकुशी कर ली। सुबह ग्रामीणों को उनका शव 2 टुकड़ों में पटरी किनारे पड़ा मिला, तब परिजनों को घटना की जानकारी हो सकी। थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि सुसाइड नोट मिला है, परिजनों से तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारों की माने तो बाबू सिंह शुक्रवार को जमीन देखने अहिरवा गए थे। वहां कुछ लोगों को प्लॉटिंग करते पाया। पूछने पर उन लोगों ने बताया कि जमीन उनकी है और भाजपा नेता से खरीदी है। यह सुनकर बाबू सिंह को गहरा सदमा लगा और वे टूट गए।
आंखों से आंसू लेकर घर लौटे और इसके बाद से न कुछ खाया और न कुछ पिया। परिजनों ने उन्हें खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह यही कहते रहे कि वह जंग हार चुके हैं। जी हाँ, तो दलितों के साथ इस तरीके की बर्बरता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस तरीके के लगातार मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से इस तरीके के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हालांकि सरकार लगातार ऐसे दावे करती है कि दलितों के ऊपर किसी तरीके का उनका शोषण नहीं किया जाएगा या उनकी मदद की जाएगी, बर्बरता नहीं बरती जाएगी, लेकिन तस्वीरें जो है वो ज़मीनी हकीकत पर कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन खान संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण ठकराल जी अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राफ्ता फातिमा जी कांग्रेस प्रवक्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना जायसवाल जी भाजपा नेता गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दलितों को सम्मान दिलाने के लिए, दलितों को न्याय दिलाने के लिए, दलितों के लिए एक अलग से कानून है। सबसे पहले तो मैं वो कानून जानना चाहूंगी, दर्शकों को बताएं और उसमें क्या कुछ प्रावधान है, और इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी दलितों का शोषण क्यों? नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ अपना। जी, आपने मुझसे, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, आपने मुझसे जो सवाल किया है कि दलितों के संबंध में जो कानून है, जो प्रावधान है, उसके विषय में आप जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक SC/ST एक्ट है जिसमें अपने आप में बहुत सारी धाराएं हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे SC/ST के लोग हैं, SC/ST हैं, OBC हैं, सभी उनको जो है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। इसके अलावा IPC में भी बहुत सारे प्रावधान है जो जनरली ना सिर्फ SC/ST एक्ट के लोगों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी वो एप्लीकेबल है। जिसके अनुरूप अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई शोषण होता है, प्रताड़ना होती है, कोई जनजाति सूचक शब्दों का कोई इस्तेमाल करता है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विधिक कोई प्रावधान है जिसमें जो SC/ST के जो लोग हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर विशेष अनुबंध है, तो उन सभी में अगर कोई भी किसी तरह का कोई प्रकार की कोई एक्टिविटी सामने आती है तो वो सारे कानून हैं जो कहीं ना कहीं SC/ST के अंतर्गत आने वाले लोगों की सुरक्षा। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। मोहसिन, क्या कुछ पूरा मामला है? ये वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा मामला है। ऐसे दलितों पर अत्याचार कहीं ना कहीं तस्वीरों सामने आती रहती है। ऐसे में जिस तरह से दबंगों द्वारा एक दलित महिला के ऊपर या दलित के घर वालों के ऊपर जिस तरह से ये घर उजाड़ा जा रहा है, जमीन को कब्जा किया जा रहा है, ऐसे में जिलाधिकारी के सामने टीन शेड के नीचे धरने पे बैठी हुई हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसे में जब ये मामला जिलाधिकारी नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल तक गया तो इसकी जांच के लिए निर्देश दिया गया है। जी, फिलहाल इस पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की गई है? जी, अभी इस पे जांच के लिए चल रहा है मामला, अभी आगे की कार्रवाई बाकी है। ठीक है। वंदना जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भाजपा नेता हैं। वंदना जी, अगर इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं, एक और जहां पर दलितों को लगातार उनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगी? साथ ही साथ ये जो मामला है इस पर क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, भाजपा नेत्री से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राफ्ता फातिमा जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, अभी हमारे वकील साहब ने तो बताया कि बहुत सारे तमाम कानून मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये उठता, लगातार दलित उत्पीड़न के जो मामले सामने आ रहे, कहीं आप देखेंगे कहीं अगर जातिगत उनके साथ जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं, कहीं जो है वो दूल्हा बन के घोड़ी भी नहीं बैठ सकते, कहीं उनकी बच्चियों के साथ लगातार जो उनकी इज्जत तार करी जा रही है, कहीं पर जिस तरीके से आज का ये जो प्रकरण आप दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से वो लोग धरने पे बैठे हैं, तो सिर्फ दलितों की बात करना और ज़मीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। आप दलितों के घर खाना खा रहे हैं, आप दलितों का वोट चाहते हैं, आप राजनीति
सारी कर लेते दलितों के ऊपर, लेकिन दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है और ना ही उनके साथ इंसाफ हो रहा है। कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं हो रहा, तभी वो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक राजनीति के जो झुंझुना पकड़ाया जाता है, जब वोट लेना होते तो आप दलित और आपको पिछड़ा वर्ग भी दिखता है, दलित भी दिखता है, सारे वर्ग दिखने लगते हैं। और जहाँ पे अत्याचार के मामले आते हैं वहाँ पे सरकार मौन हो जाती है। आखिर ये कौन से दबंग है? जब आप गरीबों की बात आती है तो आपका कोई बुलडोजर काम नहीं कर रहा है, कहीं पर जो है कोई जो है आप उन दबंगों को कोई आप वो नहीं सिखा रहे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन गरीब के ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन अगर ये दबंग है, इनको पकड़ा नहीं जाता है, इनको शेल्टर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं। अभी घोसी का जो चुनाव हुआ ये इसका नतीजा है कि आपने जिस तरीके से, सरकार ने जिस तरीके से लगातार 2014 से देख रहा है कि आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और किस तरीके से हम जो है देश में जो है कानून व्यवस्था लागू करी गई है, राजस्व और पुलिस विभाग की जो है लगातार बड़ी बड़ी जो है बातें करते हैं कि वो बड़ा अच्छा चल रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं। और ये सिर्फ पेपर में लगातार बड़े बड़े कल्याणकारी योजनाएं दे देने से कुछ नहीं हो जाता है। आप जमीन पे क्या कर रहे हैं वो दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा। इसका ये नतीजा है, सामने आ रहा है जो हम लोग लगातार देख रहे हैं। कहीं पे कहीं किसी दबंगों ने जमीन हड़प ली, कहीं पे किसी के बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पे जो है रेप हो रहा है और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। सवाल तो ये भी उठता है, वो थाने जाते हैं तो उनको जो है पुलिस भी नहीं साथ दे रही है और उसको किस तरीके से जो है उसके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो सरकार की नजर में तो आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं देख रही, सरकार की निगाह में सब कुछ है, लेकिन हालात ये बना दिए गए कि कोई अपनी सुनवाई लेके जाने से भी डरने लगा है। जिस तरीके से पुलिस का रवैया होता है, बिल्कुल, तो सिर्फ दलित की बातें न करें, जमीनी हकीकत के नजदीक जाके देखें तो समझ में आता है कि हालात क्या बना दिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, वापस आएंगे। प्रवीण ठकरार जी, आपने जैसे SC/ST एक्ट का जिक्र किया, इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, लेकिन दुरुपयोग से ज़्यादा उपयोग होना भी ज़रूरी है और मुझे लगता है इसका ठीक तरीके से उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। ये जो मामला है गोंडा का, इस पर क्या कुछ हो सकता था, क्या कुछ करना चाहिए था और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं इस पर? हाँ जी मैम, सबसे पहले तो देखिए जो विवाद सामने आ रहा है कि ज़मीन कब्जाई गई, और ये ठीक है कि मसला कहीं ना कहीं दलित व्यक्तियों के ज़मीन से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया। लेकिन यदि ये मसला दलित से संबंधित नहीं भी होता तो भी एक आम आदमी के जो अधिकार हैं, जो इंडियन पीनल कोड की कई सक्षम धाराएं हैं, यदि किसी की भी कोई ज़मीन पे अनौपचारिक तरीके से, इलीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कब्जा करता है तो भी उस व्यक्ति के विधिक अधिकार हैं। तो सिर्फ SC/ST होने की वजह से ही नहीं, हाँ यदि जो भी व्यक्तियों का जिसमें नाम आ रहा है, जो भी पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही होगी, इसलिए उस विषय में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इसमें क्रक्स निकलेगा और अगर इसमें किसी प्रकार की इस चीज़ को निकल के आता है कि कहीं ना कहीं इसमें जातिगत आधार को मेन बेस बनाया गया या इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया या कुछ गाली गलौज या कुछ इस प्रकार के जो भी उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं ये SC/ST एक्ट में भी ये धाराएं इनमें लगनी एक मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये ओवरऑल पुलिस के प्रकरण जो इसके जांच का विषय है कि बेसिकली हुआ क्या है। जमीन कब्जाना तो देखिए किसी का भी एक विधिक अधिकार है, मेरी हो या किसी की भी जमीन हो, तो कानून एक उसमें बना रखा है कि कोई भी किसी की लीगल जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता, तो वो वैसे भी उनके अधिकार जागृत हैं। लेकिन बतौर अगर वो उस SC/ST एक्ट के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार के कुछ शब्दों का या कोई गलत प्रकार के आचरण का जो सामने आता है इन्वेस्टिगेशन करके, तो डेफिनेटली पुलिस को इसमें SC/ST एक्ट की धाराएं जो है, मैंडेटरी धाराएं हैं, वो इन पे लगानी चाहिए जी। ठीक है, इस पर अभी तक लेकिन कोई कार्रवाई उचित नहीं की गई है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो है वो मौन है। राफ्ता फातिमा जी, देखिए इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। प्रशासन का सबसे बड़ा काम होता है इस पे, लेकिन प्रशासन भी जब गैर जिम्मेदार हो तो क्या कर सकता है? यशी जी, मेरा नाम रफत है। रफत, ओके, माफ कीजिएगा रफत जी। हाँ, सवाल ये उठता है ना कि यहाँ पे अभी जिस तरीके से बात हो रही है, हम लोग मुख्य धारा की जो बहस होना चाहिए, गरीबों जो सही बात है, किसी भी आम आदमी जिसके ऊपर ये इस तरीके से कोई भी अत्याचार हो रहा है, वो दलित से भी रिलेटेड हो सकते हैं या आम आदमी पे भी ऐसे अत्याचार हो सकते हैं,
तो सवाल ये उठता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं उनको दबंगाई कब बढ़ती है, जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं। लगातार उनको शेल्टर मिल रहा है, जो भी गुंडे मवाली है उनको लगातार जिस तरीके से जो पुलिस महकमे से अगर सपोर्ट मिल रहा है या कहीं से भी सपोर्ट मिल रहा है तो उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। तो जब मुख्यधारा की बहस में ये चीजें आती नहीं है, गरीब की जो समस्याएं हैं, गरीब की पीड़ा है, जो वो मुख्यधारा की बहस में से नदारत नजर आती है। आपको याद होगा 2017 में सीएम मुख्यमंत्री ने खुद साबुन भेजा था कि नहा धो के साफ हो जाए तब मैं मिलने आऊंगा, इसका बहुत बड़ा इशू बना। तो जब आप खुद ऐसा, ये संदेश कहाँ तक जाता है, ये संदेश बहुत बड़ा संदेश जाता है जब एक मुख्यमंत्री खुद साबुन भेज के जो है दलितों को भेज रहा है। तो ऐसे जो है ऐसे ही हौसले बुलंद होते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो हालात बन रहे हैं वो ये वजह है, जब हमारा जो एक ऐसी जनप्रतिनिधि जब इस संवैधानिक पोस्ट पर बैठ के इस तरीके की जो है जो संदेश देगा जनता में वही जाता है, जमीन पे वही चीजें जाती हैं। तो आज ये हालात बन गए कि ना आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना ऊपर से कोई प्रशासन ना कोई इसका वो ले रहा है, इसमें कोई जरा सी भी जो है ढील जो की जा रही है। इस तरीके से जो दबंगाओं को दबंगाई हो रही है इसी वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक ये संदेश जाते हैं। तो ये कार्रवाई न करना, और ये जिस तरीके से आप महिलाओं को देख रही हैं वो धरने पे बैठी हैं, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सवाल तो ये उठता है। ठीक है, किसके इशारे पे ये कार्रवाई नहीं हो रही? जब इतने एक्ट हैं, इतने कानून बने हुए हैं, तो पुलिस कहाँ पर मजबूर है? देखिए रफत, जल्दी से जी देखिए बहुत सारे सवाल होते हैं। और दलितों का जैसा आपने खुद कहा कि एक बड़ा वोट बैंक है, और जब वोट मांगने होते हैं तो खाना भी खाते हैं, और उसको बहुत हाईलाइट भी किया। फोटोबाजी करते हैं, खाना कोई उनका मकसद नहीं है, ये फोटोबाजी का मकसद है। आप जाते हैं, फोटो डालते हैं, अपनी थाली अलग उनकी थाली अलग, तो ये क्या दिखा रहे हैं आप समाज में? आप बात करते हैं समानता की, आप भेदभाव खुद फैला रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक हैं गिरीश शुक्ला जी, कानपुर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। गिरीश जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। हेलो जी गिरीश जी, सुन पा रहे हैं? कहते हैं जी, कि गुंडाई बदमाशी तो अति की बढ़ी हुई है, और पुलिस जो है पैसे वालों के साथ है, जो धन पैसा है उसी। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज मेरी आ रही है? जी, हेलो गिरीश जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया, फिर से हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वो सीधी पेशाब कांड हो, या फिर यूपी की बात हो, या फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात हो, उस तरीके के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं जहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जाता है, जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, ज़मीन कब्जाई जाती है, दबंगाई की जाती है। इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। रफत जी, देखिए बात करें, अगर आप विपक्ष होते हैं तो भी आपकी एक अहम जिम्मेदारी हो जाती है। अब चूँकि इस तरीके के मामले हैं या जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कांग्रेस की कितनी भूमिका है, ये भी जानना चाहूँगे मैं। देखिए, लगातार कांग्रेस हर मुद्दे पे जो है, किसी भी मुद्दे पे अगर आप देख लीजिए, सिर्फ एक ये दलित का ही मुद्दा नहीं, या महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसी का भी मुद्दा हो, कांग्रेस हमेशा कंधे से कंधा मिला के उन लोगों के साथ खड़ी और इशू पे आवाज भी रेस कर रही है। जिस तरीके से इशू हो रहे हैं, जो भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार उस पर आवाज उठा रहा है, और हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि किसी के पर भी कोई अत्याचार हो रहा है, किसी पर भी कोई जो है इस तरीके से जो घटनाएं घटित हो रही है, उनके लिए आवाज उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो विपक्ष में, हम मुख्य विपक्ष में हो या जब सरकार में हो, चाहे विपक्ष में हो, जब भी हम आवाज उठाते रहेंगे और लगातार इन चीजों पे हमारी आवाज मुखर रहेगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर मुखर आवाज पे लगातार उठाता रहा है। ठीक है, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। गिरीश शुक्ला कानपुर से फिर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। गिरीश जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है। उमेश जैन मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं। आप फिर से हमें संपर्क कर सकते हैं। वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भाजपा नेत्री हैं।
वंदना जी क्या कुछ कहना चाहती है सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर? अनम्यूट कीजिएगा। वंदना जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी मैं कह रही हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया है और इसके तहत पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना ही पार्टीबाजी होनी चाहिए। देखिए कोई जो भी पीड़ित है उसकी समस्या को सुना जाना चाहिए और इस लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, सबको आजादी अपनी बात रखने का। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनकी बात को सुनना और उसका निस्तारण करना। वंदना जी समस्या तो यही है ना कि सुन नहीं रहा है कोई, समस्या तो यही है। प्रशासन के पास जाओ, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। यशी जी अगर जितने हल्के से वंदना जी ने इस बात को कह दिया है उतनी हल्की बात है नहीं। सवाल तो यही उठ रहा है कि पीड़ित की बात ही कहाँ सुनी जा रही है। आवाज तो आप एक महिला हो के महिलाएं जिस तरीके से बैठी हैं उनके लिए आपको भी आवाज उठानी चाहिए। ये इतनी हल्की बात नहीं है जितने आपने आराम से कह दिया कि जो है ये न्यायिक प्रक्रिया है और इसका लिए जांच होनी चाहिए, इसका लिए जांच होनी चाहिए, वो तो नहीं रही है ना। सवाल तो ये उठ रहा है कहाँ क्या हो रहा है इसको बताइए। आप सत्ता में आप ही है ना, सत्ता में आप है, सवाल तो आप ही से उठेंगे कि क्या हुआ। सवाल तो उठेंगे, हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी। यहाँ ये राजनीति हुआ क्या, राजनीति क्यों नहीं होगी, राजनीति क्यों नहीं होगी राजनीति। एक सेकेंड रफत जी रुकिए जरा। वंदना जी आपकी नजर में एक सेकेंड रुकिए जरा। रफत जी प्लीज वेट अ मिनट, रफत जी प्लीज रुकिएगा आप। वंदना जी मेरा सवाल ये है कि आपकी नजर में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि राजनीति करने के लिए मुद्दे कौन से होते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक सेकंड रुकिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपकी पार्टी के लोग दलितों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उसको इतना हाईलाइट करते हैं वोट के लिए, तब वो राजनीति नहीं होती। आप करें तो ठीक है, सामने वाला करे तो वो राजनीति है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई चीज फोटो खिंचाने के लिए नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने सभी का ध्यान रखा, सबका साथ सबका विकास का कार्य किया है, ठीक है। और दूसरी चीज फोटोबाजी, और यहाँ पे अगर दलित के साथ समस्या हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसके साथ उसको परेशानी हुई है तो वो अलग विषय होता है और दलित का भोजन करना अलग विषय होता है। अगर इस चीज को अगर हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कदम चलाया तो क्यों इनके सामने कांग्रेस के बैठे हुए पार्टी के नेता क्यों पहुंच गए? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्य बहुत अच्छा किया, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। जब मामला होता है पीड़ित का तो ये नहीं दिखाई पड़ते। और रही बात ये जो महिला की बात आ रही है, देखिए महिला और पुरुष की बात नहीं होती है, बात यहाँ पे पीड़ित की होती है। पीड़ित कोई भी हो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, उसके समस्या का निस्तारण होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए। लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी, अगर ठीक है उसकी कहीं बात, किसी बात की समस्या आ रही है, अगर उसकी बात कहीं नहीं सुनी गई, आपने देखा होगा कि डीएम साहिबा ने आदेश दिया है कि पूरी जांच हो, तो जांच होगी। जब जांच ना हो, आगे कोई प्रक्रिया ना हो तो आरोप लगाना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। अगर सारे काम डीएम को ही करने हैं, तो ये जो नीचे बैठे हुए हैं इनको हटा दीजिए ना, इनको नौकरी से मुक्त करिए। क्यों आप जनता का पैसा बर्बाद करवा रही हैं? देखिए ना इनको मैं हटा सकती हूँ ना आप हटा सकती हैं। मैंने क्या कहा फिर अगर मुझे डीएम के पास ही जाना, अभी देखिए ऐसे कई मामले सामने, बात को काटा है जिन्होंने इनकी बात को नहीं सुना है। रफत जी अपनी बात को पूरा करिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। वंदना जी वेट अ मिनट, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। वंदना जी से हम पूछना चाहते राजनीति होती क्या है। दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम है चेन्नई से। प्रेम बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोलता हूँ डीएम की बात नहीं है, मैं तो सीएम तक जा रहा हूँ। सीएम की सुनवाई नहीं है तो सीएम को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये जो बोलते हैं कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा कब नहीं है जब पैर धोते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आज हमारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं खाली फोटोओं के लिए और वोट मांगने के लिए ये दलितों के पास जाते हैं। आप देखिए सेल्फी को किसने किया प्रमोट, इन्होंने किया। सब जगह देखिए इनको खाली अपनी छवि से मतलब है। थाली में कुछ भी नहीं है, सेव डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं बच्चों के साथ में। जब सेव क्या रोटी और नून खाने को तो देते नहीं है और बोलते हैं सेव के साथ खिंचा रहे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से कि अत्याचार और भ्रष्टाचार जिसको ये लोग बोलते हैं कि मिटा दिया, और वो ही बोलते हैं गरीबी का साधन है, वही पूरे यूपी में फैला के रखा है।
पीएम और सीएम दोनों ने, इन्होंने ये जड़ से कर दिया है कि यहाँ पे गरीबी उन्मूलन नहीं करेंगे, हम गरीबों पर ही उन्मूलन कर देंगे। ये इनका ध्येय है, क्योंकि इनको जो अपराध की दिखा के कि अपराधियों का हम नाश कर रहे हैं, वो अपराधियों का नाश नहीं, जिनका नाश किया उनका सिंहासन ये लेने वाले हैं अभी। इसीलिए अपराधी को मार रहा है। पुलिस के संरक्षण में ये काम हो रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में ये काम हो रहे हैं, जहाँ की छरेआम गोली चला दी जाती है, किसी की जमीन हड़प ली जाती है। ये सब उनका जो साम्राज्य था, अपराधियों का साम्राज्य, अब हमारे सीएम साहब लेने वाले हैं। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। गिरीश शुक्ला कानपुर से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत, अपनी बात को पूरा करिए। चलिए, गिरीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। रफत फातिमा जी, अपनी बात को पूरा करिए। कहना जो कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति अगर ये कहते हैं किसी पीड़ित के साथ खड़ा होना राजनीति, तो बार बार खड़ा होना चाहिए। अगर जिस तरीके से बता रही किसी का आज जिस तरीके से प्रकरण है, किसी का घर उजाड़ दिया गया है, अगर उसके साथ खड़ा होना राजनीति, तो बार बार ऐसी राजनीति होना चाहिए। राजनीति करिए, लेकिन ऐसी राजनीति ना करिए ये फोटोबाजी और इवेंट मैनेजमेंट के लिए। जो जिस तरीके की सरकार ने इवेंट मैनेजमेंट, सरकार आपकी सिर्फ पोस्टर होर्डिंग में दिखती है और पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन देके दिख रही है, वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल दूर है। आप बात करिए, राजनीति मत करें। क्यों नहीं ऐसी राजनीति करी जाएगी? बार बार ऐसी राजनीति करी जाएगी। राजनीति का मतलब क्या होता है? आप किसी के साथ खड़े नहीं हो पा रहे, आप किसी की जो है सुनवाई नहीं कर पा रहे और बात कर रहे, राजनीति मत करें। तो ये चीज वंदना जी सिर्फ खाली यहाँ बैठ के टीवी पे बात करने से वो नहीं हो जाता। आप क्षेत्र में उतर के देखिए और बात करिए वहां पर कि क्या हालात बने हुए हैं। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं दलित व्यक्तियों का जो शोषण हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे देश के अन्य राज्य हों। आखिर इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी दलितों का शोषण क्यों दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ दर्शक गिरीश शुक्ला एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, अपनी बात को पूरा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से कॉल कर सकते हैं आप। अशोक यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस तरीके के मामले जो आए दिन देखने को मिल रहे हैं, दलितों का जो शोषण हो रहा है या उनको जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, जो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इस पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है? अनम्यूट कीजिएगा अशोक जी। अशोक जी वापस आते हैं आपके पास। वंदना जी, मैं आपसे पूछ रही थी, आपने मुझे जवाब भी नहीं दिया कि आखिर राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए। जरा वो मुद्दे बता दीजिए दो चार, तो आगे से उन्हीं पर बहस कर ली जाएगी। ऐसे मुद्दे लेकर हम बैठेंगे ही नहीं। वंदना जी। जी बिल्कुल जी, मेरा ये कहना है कि जिससे पीड़ित के इस चीज को लेकर आप डिबेट करने आए, अगर बात उस पर हो और अगर बात करनी है, अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई, निचले स्तर पे नहीं हुई है, तो मेरा यही कहना है कि अगर निचले स्तर पे जिसने उसकी सुनवाई नहीं की, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए और वो दंडों उनके साथ उनको भी दंड मिलना चाहिए कि अगर महिला गई और उसकी सुनवाई नहीं हुई तो ये गलत हुआ है। पूरी जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, जिसने इसके साथ गलत किया है, वो सभी आरोपी हुए। जिसने इनके साथ गलत किया है, जो कब्जा हुआ है या जो भी चीजें हुई है इसके साथ, वो तो है ही है, लेकिन जिन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की, ठीक है, वो जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ, पूरी जांच प्रक्रिया चलनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, हो नहीं रही है या क्या होना है, इस पर बातचीत करने से तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा होता ही क्यों है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद प्रशासन मौन क्यों रहता है। और ये देखिए, कोई ये गोंडा में ही प्रशासन मौन नहीं है, यूपी के कई जिले हैं जहां पे ऐसी तस्वीरें, अभी हाल ही में जो मामला सामने आया जहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। आखिर इस तरीके के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर भी तो कोई जांच बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा, इस पर कोई बात करेगा कि नहीं करेगा।
हो भी रही है, और जो लोग इसके आ रहे हैं कटघरे में उनको सजा भी मिल नहीं हो रही है वंदना जी, नहीं हो रही है। तभी तभी इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। नहीं, हमें भी अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत तो है नहीं। ऐसे मुद्दे हम इसीलिए उठाते हैं क्योंकि नहीं हो रही है जांच, नहीं हो रही है बात, नहीं हो रही है सुनवाई, और शोषण हो रहा है। जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं, महज वोट बैंक बनकर रह गए दलित। कानून व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है कि अगर किसी तरीके से गलत हो तो उस कानून का सहारा लेके इसको न्याय मिले। चलिए, अच्छी बात है कि आप इस बात को स्वीकार करती हैं। इसीलिए बना है, अच्छी बात है आप इस बात को स्वीकार करती हैं कि कानून व्यवस्था बनाई इसीलिए गई है ताकि उनको उनका शोषण ना हो, उनकी सुनवाई हो। लेकिन मैं वही बात तो कह रही हूँ कि नहीं हो रही है ना, सुनवाई नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था ऐसी किस काम की अगर वो दलितों शोषितों की बात ना सुने? सिस्टम को गलत नहीं कह सकती है, नहीं पूरा सिस्टम गलत होता है ना, सरकार की गलती होती है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की वजह से कोई चीज अगर हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है, तो उसको मैनेज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके लिए जांच होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए। आज ये महिला इसको अनशन में बैठना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी आज जो देश आज स्वावलंबन की बात होती है, आत्मसम्मान की बात होती है, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने वो कार्य किया है। सरकार की जो हमारी सोच है वो बहुत अच्छी है, उसको धूमिल करने का जो भी प्रयास करेगा उसके पीछे भी उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। रफत जी, सरकार की नियत और निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ है। सरकार की नियत और इच्छा पर ही शक हो रहा है। जिस तरीके की नियत है, जिस तरीके से हमारे पहलवान जिस तरीके से दिल्ली पे बैठे थे, अगर अच्छी नियत, अच्छी जो है इच्छा होती तो ये अगर पहलवान नहीं अगर अच्छी नियत अच्छी होती, अगर इच्छा शक्ति होती तो मंत्री जी जेल में होते। अगर अच्छी नियत होती, किसानों की बात सुनिए, नहीं आप पढ़ी लिखी, फेक डिग्री नहीं रखते, झूठी डिग्री नहीं रखते, कभी हमेशा जो पढ़ाई करके यहाँ बैठते हैं। ये नहीं उल्टा सीधा कुछ भी लेकर बैठ जाए। तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, आपके साथ जिस तरीके से जो है ये इनको शेल्टर दिया है, कहीं ना कहीं अपराधियों को शेल्टर देने का काम सरकार का ही है। आप बात कर रही है कि जो नियत और इच्छा की, नियत इच्छा होती तो आज ये लोग जेल में होते, जो अपराधी जो सड़कों पे घूम रहे सारे आप लड़कियों की इज्जत से नहीं, अपने परिवार में झांकिए तब बात करिए। बड़े बड़े लोगों को शेल्टर देकर अमीरों के दोस्ती काट के गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। आप बात कर रही हैं आप राजनीति की, क्यों नहीं होगी राजनीति? आप राजनीति क्यों नहीं करेंगे? हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बात महिला के लिए नहीं करने आई है, बीजेपी कांग्रेस आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे महिला के बारे में बात करिए। आप माननीय मोदी जी, योगी जी की आप महिमा शक्ति और महिमा मंडन करने आई है? जब बात आई आप किसकी बात कर रही हैं? पीड़ित की क्या बात कर रही है? दिशा बदल रही है। आपके 60 सालों में जो गंदगी कचरा फैला रही है, इतने मंत्री हटाने का प्रयास कर रहे हैं, दे रही है। बात कर रही है मोदी योगी, रखा था मोदी योगी करके देश का हालात खराब कर दिए। कांग्रेस ने क्या किया पहले आप जाके उसके बारे में अरे छोड़िए, आप सत्ता में बात अपनी करिए, हमने क्या करा, हम तो गए। आप यहाँ चलिए ठीक आप क्या कर रही है। सभा प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं मसले पर? अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप? वकीलों के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है, दबंग कोर्ट में जाके लोगों को मारे डाल रहे हैं। तो पहले गुंडे मवालियों को रोकिए, बाद में बात करिए। पहले इतिहास पढ़िए फातिमा जी। ओहो, आप इतिहास पढ़िए पहले, इतिहास मुझे मत बताइए, आप इतिहास पढ़िए। जिसकी आजादी की लड़ाई में जिसका कोई योगदान नहीं, वो आजादी की बात कर रहा है, वो हमारी आजादी की लड़ाई अगर वो कर रहे जो माफी जाओगी तो आप शर्मिंदा हो जाएंगी। अगर इतनी दूर की मुद्दे पे बिहार पे जाएंगी तो शर्मिंदा हो जाएंगी। नहीं, आजादी किसने दिलवाई? वास्तव में आजादी किसने दिलवाई? आपको पता ही नहीं है आजादी किसने दिलवाई है। नहीं, माफीनामा पेश करने वाले इतिहास मत बताएं, हमें माफीनामा वाले इतिहास ना बताएं, अपना इतिहास अपने पास रखिए आप। नहीं तो मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है। आप तो हमेशा जो माफी मांगते आए हो, अंग्रेजों के तल में चाटने वाले, अंग्रेजों के तल में चाटने वाले, माफी मांगने वाले हमसे यहाँ इतिहास ना बताएं। मेरा क्या इतिहास है मुझे पता है, कांग्रेस का इतिहास हमें पता है। 60 साल में आपने 10% भी नहीं किया है ना, कांग्रेस का इतिहास हमें पता।
चलिए ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए रफत जी और वंदना जी, इस तरीके से लड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरीके के मामले होते हैं तो उन पर देखिए विपक्ष का जो काम है विपक्ष को वो काम करना चाहिए और सत्ता पक्ष का जो काम है सत्ता पक्ष को वो काम करना चाहिए। वंदना जी अनम्यूट कीजिए। मैं अपनी बात को ना रखूं तो ऐसा नहीं होगा। गलत चीजों को सुनने के लिए मैं यहाँ डिबेट पे नहीं आई हूँ। और रही बात, मैं बार बार कह रही हूँ, पीड़ित होकर की बात करिए, जो समस्या को लेकर आपने डिबेट रखा उस मुद्दे पे बात करिए। यहाँ पे पार्टी अगर आप कहेंगे तो 60 सालों का और 10 सालों का इतिहास आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं। पूरी जनता जानती है कि 60 साल और 10 साल में क्या अंतर हुआ भारत के अंदर। जनता जान रही है, जब आप बिल्कुल जान रही है। जनता का विश्वास हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और किसी वक्त फिर मैं इस डिबेट के माध्यम से कहती हूं कि इसी वक्त फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आने वाले हैं। जी ठीक है, प्रवीण ठकराल जी, प्रवीण ठकराल जी, प्रवीण ठकराल जी, आप पीछे पानी आप पीने जो आप लोगों को है। रुकिए, वंदना जी, रफत फातिमा जी प्लीज, वंदना जी और रफत फातिमा जी प्लीज। प्रवीण ठकराल जी। जैसे जी मैं समझ चाहता हूँ, मेरी दोनों बहनें अपने अपने तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास कर रही हैं, अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन मुद्दों का राजनीतिकरण करने के बजाय वास्तव में जिसके साथ में जो परेशानी हुई है, यदि हम निजी तौर पे भी उस चीज को समझें, चाहे हम किसी पार्टी के किसी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करें, किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट के हम अधिकारी हैं, हम जिस भी तरीके से हो, जैसे भी हो, जो भी परेशानी उजागर हुई है, हम अपने अपने तरीके से उसकी मदद कर सकें, किसी भी प्रकार से उसकी समस्या का निवारण करवा सकें। देखिए, कानून अपनी जगह पे अपना काम करता है। पुलिस ने प्रीमा फेसाई जो भी उनको अभी घटना हुई है, प्राथमिकता उन्होंने एफआईआर दर्ज की होगी, अगर की है नहीं की है, अभी तो पुलिस का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। यदि पुलिस अपने पार्ट को सही प्रकार से नहीं निभाती, अपराधियों को समय रहते नहीं पकड़ती, धरपकड़ नहीं करती, जो भी उनके साथ एक्चुअल घटनाएं घटी हैं उस पर किसी प्रकार की सही कार्रवाई नहीं करती, डेफिनेटली नो डाउट इसमें बड़े अधिकारियों का कहीं ना कहीं इसमें फिर पार्टिसिपेंट होता है, कहीं ना कहीं उनका इंटरवेंशन बनता है। प्रवीण जी, ठीक है, लगता है प्रवीण जी की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। वंदना जी, देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि कार्रवाई हो, और बड़ी बात यह है कि देखिए पहले से ही प्रशासन को भी कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास कंप्लेंट लेकर आता है तो उसे भगा देना या उन पर प्रेशर करना या जो और चीज़ें निकल कर सामने आती है, दबंगों का साथ देना, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है और इस पर ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत है। वंदना जी। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं शुरू से, मैंने जब स्टार्टिंग की तो भी मैंने ये बात कही कि अगर इस महिला की बात को नहीं सुना गया, जिन्होंने इसकी बात को प्राथमिकता नहीं दी, अगर इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, इसका सहयोग नहीं किया गया, किसका परामर्श नहीं किया गया, एक ये जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर क्यों, कैसे, इस वजह से इसको आज अगर धरने पे बैठना पड़ा तो क्यों बैठना पड़ा। मैं पीड़ित महिला के साथ हूँ, मैं उसके फेवर की बात कर रही हूँ। मेरी बात को दूसरी तरीके से अन्यथा लेके जिस तरह से हावी होने का प्रयास किया जाएगा तो वो मैं हावी नहीं होने दूंगी। बात यहाँ पे पीड़ित की हो रही, पीड़ित की करिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। और उस चीज को जैसा कि आज डीएम साहिबा ने अगर आदेश दिया है, पीड़ित की क्या बात करें, पीड़ित की गृहस्थी की हम बात करें, पीड़ित के बारे में उनकी पर्सनल बात हम कुछ करें, क्योंकि हम अगर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात, देखिए, अगर हम न्याय दिलाने की बात है तो प्रशासन हो, शासन हो, उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने इसकी बात को नहीं सुना, इनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। चलिए, अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार एनसीआरबी का जो डेटा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट विमेन ये पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो या महिलाओं का शोषण हो या महिलाओं के खिलाफ जितने भी जघन्य से जघन्य अपराध हैं, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, दूसरी बात की जो बात चल रही है दलित और खास तौर से दलित समाज के ऊपर, तो ये सरकार आप देख रही होंगी कि SC आयोग और पिछड़ा आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है, जो पिछले टर्म में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों के हकों को सरकार जो है छीन करके
किसी दूसरे समाज को देने का काम किया। ये सरकार सिर्फ शारीरिक आधार पर ही नहीं शोषण कर रही दलितों के या पिछड़ों का, ये शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पे पिछड़ों और दलितों का शोषण कर रही है। और इस समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि जब चुनाव आता है तो ये पिछड़ों दलितों को हिंदू बना देते हैं और हिंदुत्व के नाम पे इनके वोटों पे डाका डाल के अपनी सरकारें बना लेती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब वो सरकार में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो लगातार इन समाज के लोगों का शोषण करती है। और ये शोषण आज से नहीं हो रहा। अभी आप देखेंगे कि मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, ये शायद 8 सितंबर को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था नागपुर में एक प्रोग्राम में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि 2000 सालों से इस तरह का शोषण चला आ रहा है और शोषण हमारे समाज द्वारा हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये समाज जिसकी बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं, ये कौन सा समाज है जो शोषण करता आ रहा है 2000 साल से पिछड़ों दलितों का? ये समाज तो मोहन भागवत जी को पता है। और वो समाज जो शोषण करता आ रहा है 2000 सालों से, आज भी शोषण कर रहा है। आपको इस तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय हुआ, बांदा विश्वविद्यालय हुआ, हर जगह जो भी पिछड़ों दलितों के लिए आरक्षण का पद है उसको वायलेट करके दूसरे समाज के लोगों को उनका हक और हकूक दिया जा रहा है। तो लगातार इस तरह की वारदात हो रही है। और रह गई बात जो आप कह रही हैं कि इस तरह का जो घटना हुई है जिसकी चर्चा हो रही है, तो इस घटना की चाहे हाथरस कांड हो चाहे जो घटना जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं, दोनों घटनाएं अगर देखा जाए तो प्रशासनिक रूप से उन अपराधियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। ये सबसे बड़ी विभत्स बात है, सबसे बड़ी निंदनीय बात है। क्योंकि सरकार का धर्म राजधर्म होता है। माननीय मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वाजपेयी जी ने उनको कहा था कि आप राजधर्म का पालन करिए, सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन ये कमोबेश भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। और ये सरकारें जानबूझ के किसी खास वर्ग के लोगों का उत्पीड़न कर रही है, करवा रही है, और उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण भी दे रही है। अब ये बात यहाँ तक है कि जनता में इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है कि क्यों इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ के मंत्रियों से विधायक हों, आप देखेंगे कि लगातार देखिए अशोक जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि प्रशासनिक अमला जो है वो अपनी कार्यशैली में जरा सुधार करे और ये जो पीड़ित हैं उनको और परेशान ना करके और प्रताड़ित ना करके उनकी मदद करे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे थे दलितों का जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है या दलितों की सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, तो आखिर दलितों का शोषण कब बंद होगा, ये बड़ा सवाल है।